स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है पैलेस्टाइन के बारे में। यूएन के वहाँ पे पैलेस्टाइन के जो डिप्लोमेट हैं उनके द्वारा कहा गया कि यूएस के द्वारा इजराइल का ये जो टेरिटोरियल अनेक्सेशन का वर्क है उसको स्टॉप है वो किया जाना चाहिए। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए पैलेस्टाइन एज ए स्टेट के बारे में। क्या यूएन के वहाँ पे सभी कंट्रीज़ के द्वारा पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो सभी कंट्रीज़ ने तो रिकॉग्निशन को नहीं प्रोवाइड किया है, बट मैक्सिमम कंट्रीज़ ने आप देखिए किसको रिकॉग्नाइज है वो किया है। रिसेंटली जो इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट था तो उस दौरान में कुछ वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा भी इजराइल को प्रेशराइज किया गया था कि अगर उनके द्वारा कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं किया जाता है तो पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारे कंट्री का रिलेशन किस तरीके से है पैलेस्टाइन के साथ में? 1974 के समय में जब पीएलओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जो इसको रिकॉग्नाइज है वो किया था। कि अरब कंट्रीज़ के बाद में अगर किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया था तो इंडिया के द्वारा 1974 के समय में। फिर 1988 के समय में पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट के रूप से भी हमने रिकॉग्नाइज किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज किया है तो क्या हमारा एम्बेसी है वो भी इस्टेब्लिश है क्या पैलेस्टाइन के वहाँ पे? स्टूडेंट्स, एम्बेसी तो नहीं है बट एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को हमने ज़रूर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। पहले ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है गजा स्ट्रिप के वहाँ पे हुआ करता था, बाद में इसको पैलेस्टाइन का जो कैपिटल एरिया है रमल्ला का एरिया वहाँ पे इसको शिफ्ट है वो किया गया। 2018 के समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। और 2017 से पहले आप देखिए कि हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर विजिट के लिए जाया करते थे तो इजराइल और पैलेस्टाइन के वहाँ पे बहुत जगह एक साथ ही विजिट है वो हुआ करता था, जिसको डी हाइपनेट है वो किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2017 के समय में। और यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर में 18 के प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा था। रिसेंटली इंडियन अथॉरिटीज़ ने किन्हीं दो कंट्रीज़ का जो जो विजिट है उसको डी हाइपनेट किया गया, तो वो कौन सा कंट्री है उस ऐसा एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए? नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूएस के बारे में कि यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लीगल जो एमिग्रेशन है उसके रिगार्डिंग में, उसको यूएस के जो जज हैं उनके द्वारा ब्लॉकेज किया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है यूएस के जज के द्वारा। तो वहाँ का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के बारे में मेंशन किया गया। रिसेंटली चाइना के वहाँ पे हाई लेवल जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं वो हुई हैं। पहले आप देखिए कि यूएस के जो लीडर हैं वो चाइना के लिए आए थे, बट यूएस के लीडर जब विजिट के लिए आए तो उन्होंने ताइवान को भी वहाँ पे मेंशन किया, जो चाइना जो है ताइवान को अपने ही पार्ट के रूप से कंसीडर है वो किया करता है। बट यूएस के विजिट के बाद में आप देखिए कि जो रशियन लीडर हैं, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहाँ के विजिट के लिए आए। तो इस तरीके से एक डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं वो रहे हैं बीजिंग के वहाँ पे। अब जो जो चाइना के जो लीडर हैं वो विजिट के लिए जाएंगे नॉर्दर्न कोरिया के वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। चाइना के वहाँ पे आप देखिए कि बीजिंग नाम का एक सिटी है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी इस्टेब्लिशमेंट है। कभी हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में रीड करते हैं तो बीजिंग के वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हम जो ब्रिक्स का जो बैंक है उसके बारे में रीड करते हैं, जिसको कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। वो भी आप देखिए कि चाइना के वहाँ पे जो संगाई नाम का जो सिटी है वहाँ पे वो इस्टेब्लिश है। तो इस तरीके से कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में है। रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने वहाँ पे लीकेज है उसको डिटेक्ट किया है और उसको रिकवर है वो कर दिया जाएगा, ये भी वहाँ पे मेंशन है वो किया गया। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए? आप देखिए कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 1988 के समय इसको कमीशन किया गया था। 5 जो कंट्रीज़ का स्पेस एजेंसी है उन्होंने एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए लो अर्थ ऑर्बिट का एरिया है वहाँ पे इसको सेटअप है वो किया गया था। तो 5 वो कौन से कंट्री हैं जिन्होंने इसको सेटअप किया था? एक तो आप देखिए कि यूएस का जो स्पेस एजेंसी है जिसको कि हम नासा के नाम से जाना करते हैं। फिर अगर हम रीड करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा। रसिया का जो स्पेस एजेंसी है, रसिया के स्पेस एजेंसी को किसके नाम से जानते हैं? रोसकोसमोस के नाम से उसको जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको जाक्सा है जो कि जापान का स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है। और जाक्सा के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो कनेडियन स्पेस एजेंसी है, सीएसए नाम से। तो
तो ये 5 कंट्रीज़ का जो एजेंसी है स्पेस का, उन्होंने बेसिकली इसको सेटअप किया था 1988 के समय में लो अर्थ ऑर्बिट के एरिया के अंदर में। अब आप देखिए कि सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ से रिलेटेड जो पर्सन है वो वहाँ पे नहीं जाते हैं, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ से जाया करते हैं। जैसे लास्ट ईयर जून के समय में 2025 के जून में एक्जियोम मिशन के थ्रू हमारे भी आप देखिए कि जो शुभांशु शुक्ला नाम के जो पर्सन है वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। क्या स्टूडेंट्स ओनली वन ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या हमारा यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट के एरिया में? आप देखिए कि एक और स्पेस स्टेशन है जो कि चाइना के द्वारा कमीशन किया गया है 2021 के समय में, और रसिया और भी काफ़ी सारे लीडर्स ने कहा है कि वो भी अपना स्पेस स्टेशन है उसको प्लेस करेंगे आने वाले समय में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लेबनान के बारे में है। लेबनान ने कहा है कि ईरान के द्वारा उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें इंटरवेन नहीं किया जाए, और एज ए चिप के रूप से भी उनको यूज़ है वो नहीं किया जाए ईरान के द्वारा यूएस के साथ में या इजराइल के साथ में नेगोशिएशन के अंदर में। तो यहाँ पे लेबनान के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट है कि उनका जो इंटरनल एरियाज़ में किसी तरीके से इंटरवेन नहीं होना चाहिए अदर कंट्री का। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्होंने डिप्लोमेटिक वे के थ्रू ही जो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए भी कहा गया है इस स्टेटमेंट में। रसिया का स्ट्राइक हुआ है यूक्रेन के, वहाँ पे एक स्ट्राइक है जो कि ब्लैक सी के अंदर में रोमानिया का जो एरिया है वहाँ पे भी हुआ है, जिसमें भी जो बेसिकली स्ट्राइक के बारे में मेंशन किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लेबनान के बारे में है, यूएन का जो एजेंसी है उन्होंने कहा है कि लेबनान के वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मोर फंडिंग है वो प्रोवाइड किया जाए, डबल यहाँ पे जो फंडिंग है वो प्रोवाइड हो, जिससे कि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हुआ है कन्फ्लिक्ट की वजह से उसको रिजोल्व किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि क्यूबा के बारे में मेंशन है। क्यूबा जो कि यूएस के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में एक आइलैंड कंट्री के रूप से इस्टेब्लिश है। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती है यूएस के अगेंस्ट में आपको हमेशा उनका स्टैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। जनवरी में जब यूएस ने वेनेजुला के वहाँ पे इंटरवेन किया था तो एक स्टेटमेंट ये भी आया था क्यूबा के वहाँ पे भी वो इंटरवेन कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ से ले जाया जा सकता है यूएस के द्वारा। बाद में आप देखिए कि यूएस ने वहाँ पे ब्लॉकेज है वो प्रोवाइड किया। ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ पे जो लाइट का प्रॉब्लम होना और भी काफ़ी सारे एनर्जी के जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हुए थे। अब वहाँ के जो लीडरशिप है उनके ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं उनके जो सन हैं, जो कास्ट्रो का फैमिली है, उनके ऊपर में भी आप देखिए कि सैंक्शन है वो लगाए गए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सीओ अजोव के बारे में। अजोव सी है, वहाँ पे ड्रोन का अटैक हुआ जिसमें अजरबैजान के 5 पर्सनस हैं उनका डेथ हुआ है, बाकू के वहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया। तो क्या स्टूडेंट जो अजोव नाम का जो सी है उसके साथ में अजरबैजान अपना एरिया शेयर करता है क्या? एरिया ओनली आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन के द्वारा ही शेयर किया जाता है। सीओ अजोव के अंदर में अजरबैजान का एरिया है वो कैस्पियन सी के अंदर में शेयर है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें एमपीसी के बारे में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एमपीसी का जो मीटिंग है वो कंडक्ट होता है, जिसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मार्केट का इन्फ्लेशन है, उसको डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए उसको कंट्रोल में रखना है। एक 4+-2 का इनके पास में रेंज हुआ करता है कि उस रेंज के अंदर में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होगा। तो आप देखिए कि एमपीसी ने यहाँ पे रेपो रेट के अंदर में कोई भी चेंजेज है वो नहीं किए हैं, कंटिन्यूस यहाँ पे उसको रखा है। आने वाले समय के लिए कुछ यहाँ पे डिस्कशंस में भी बताया गया है कि बेसिकली आप देखिए कि ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था उसको लिटिल बिट लोअर किया गया है। इन्फ्लेशन रेट है वो लिटिल बिट हायर हो सकता है, उसके भी यहाँ पे मेंशन है आरबीआई के द्वारा किए गए। नेक्स्ट आप देखिए कि आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि वेस्ट एशिया का इतना क्राइसिस के बाद में भी हमारा इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर सिचुएशन के अंदर में है। हमारे जो आइलैंड के एरिया हैं, स्पेशली अंडमान निकोबार के आइलैंड एरिया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया कि रेस्ट ऑफ द नेशन में जैसे इलेक्शंस हुआ करते हैं वैसे वहाँ के भी कुछ एरियाज़ में इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे जब आने वाले समय के लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज हो सके, प्रॉपर वो जो डिस्कशन है वो किया जा सके। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में भी, वो भी निकोबार प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे गए थे, और निकोबार प्रोजेक्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से नहीं डेवलपमेंट है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके द्वारा अपने जो भी चहेते पर्सन है उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन के एलिगेशंस थे। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। रिसेंटली हमने वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी था राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसके भी लीडर्स के बारे में रीड किया था।
पहले ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब इंडिया के विजिट से पहले आप देखिए कि इंडियन ओशियन कमीशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडियन ओशियन के आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है। तो वहाँ पे जब हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गए थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने बेसिकली डिस्कशन है वो किया था इंडिया और नेपाल के रिगार्डिंग में। सेंसस के बारे में है। सेंसस आप देखिए कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनका लीडरशिप में कंडक्ट हुआ करता है। अब उनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी कैलकुलेशन के अंदर में डिस्क्रिपेंसीज है तो उनको रिजोल्व करना, उनको करेक्ट करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस का ही पार्ट हुआ करता है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि कुछ डिस्क्रिपेंसी हैं, उनको यहाँ पे चेंज करने के लिए कहा गया था, ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। तो उसी के बाद में उन्होंने क्लियरिफाई है वो किया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आया करता है। और आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जो सेंसस का जो 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 टर्म है, जो सब्जेक्ट है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर में आया करता है। यूनियन लिस्ट के अंदर में सेंसस एज ए टर्म के रूप से इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और रसिया के बारे में है। रशियन लीडर को एक क्वेश्चन पूछा गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस में अगर हर्ट होता है तो ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी आप देखिए कि हर्ट होगा। इंडिया रसिया का अगर जो कोऑपरेशन है, जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, उसमें अगर कोई लिमिटेशन लगाया जाता है तो ग्लोबल स्टेबिलिटी को ये इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ में उन्होंने डिफेंस के रिगार्डिंग में इंडिया के साथ में जो रिलेशन है उसके एक रिलायबल पार्टनर के रूप से उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट आपको इंडिया और रसिया के रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे समय समय के साथ में हमारे रिलेशंस हैं वो अपग्रेड हुए हैं। रिसेंटली आप देखिए कि दिसंबर के समय में भी वहाँ के जो लीडर हैं वो आए थे। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था, कल या परसों के अंदर में ही S-400 का जो नया यहाँ पे जो जो सिस्टम है वो उनके द्वारा डिलीवर किया गया है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिले हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हमने S-400 है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूटिलाइज है वो किया था, और बेटर यूटिलाइजेशन है वो रहा कि हमारे एनिमी कंट्री से आने वाले जो ड्रोन अटैक हैं उनको इंटरसेप्ट भी किया गया, उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया। तो इंडिया रसिया के डिफेंस रिलेशंस को ये शो करता है, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन है उसको ये शो करता है। फायर का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मेंशन है कि कैसे यहाँ पे एनओसी है वो ग्रांट कर दी जाती है, तो ऑफिशियल्स जिन्होंने एनओसी ग्रांट किया है उनके अगेंस्ट में भी एक्शन है वो लेना चाहिए, जिससे कि आप देखिए कि इस तरीके से जो नेग्लिजियंस है वो इंक्रीज ना हो, विदाउट साइट के विजिट के ऊपर में एनओसी को ग्रांट कर दिया जाए, प्रॉपर एग्जिट गेट्स हैं वो वहाँ पे ना इस्टेब्लिश हो, तो ऐसे इंसिडेंट होना है वो काफ़ी कॉमन हो सकता है अगर यहाँ पे प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन और रेगुलेशन नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कि इंडिया के विजिट के लिए आए थे, तो उस दौरान में कैसे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो फील रहे हैं इंडिया को वापस से वॉशिंगटन के साथ में रिलेशंस को रीइस्टेब्लिश करने के लिए। एक तो आप देखिए कि कंटिन्यूस यूएस के द्वारा यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है वो आपको मिलेंगे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया के इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में टैरिफ को लगाना हो। रिसेंटली भी आप देखिए कि फिर से एक टैरिफ है वो लगाया गया है लेबर का जो जो नाम लेके कि यहाँ पे लेबर जो फोर्स लेबर है वो हुआ करती है एक्टिविटीज़ के अंदर में। तो इस तरीके से टैरिफ को लगाना, इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना, तो एक इम्पॉसिबल टास्क है कि फिर से यहाँ पे रिलेशंस हम वो इस्टेब्लिश हो सकें। इंडिया एक कोऑपरेशन को कैरी आउट करता है, कोऑपरेशन को वहाँ यूएस के साथ में करता है, बट वो जो स्मूथी रिलेशंस जो पहले हुआ करते थे उनको फिर से अगर गेन करना है तो ट्रस्ट बिल्ड है वो करना होगा। ट्रस्ट बिल्डिंग यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए, फिर से यहाँ पे स्मूथी जो रिलेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है उसके एलिमिनेशन के बारे में है कि इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो इनोवेटिव स्ट्रेटजी यहाँ पे होना चाहिए जिससे कि हम इसको प्रॉपर वे के अंदर में एलिमिनेट कर सकें। अब आपको एक होमवर्क देते हैं यहाँ पे कि इंडिया का जो टीबी एलिमिनेशन का जो टारगेट है वो क्या है, कब हमें इसको एलिमिनेट करना है, 2030 के समय इसको एलिमिनेट करना है या कब। एक मॉस्को स्ट्रेटजी भी हुआ करती है, 90:90 का भी एक इनिशिएटिव हुआ करता है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि हमें इसको लार्जर वे के अंदर में एलिमिनेट करना है। एचआईवी के रिगार्डिंग में भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है, कुछ रेशियो के पर्सपेक्टिव से कितने % जो लोग हैं उनको डिटेक्ट करना है, फिर उनको ट्रीट करना है, फिर जो उनमें से भी 90% जो लोग हैं उनको फिर से आप देखिए कि बेटर कंडीशन के अंदर में लेके आना है। मानसून के बारे में है, मानसून के वहाँ पे आप देखिए कि अराइवल हुआ है, केरल के वहाँ पे मानसून का अराइवल हुआ, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि कैसे जो लोग हैं जो मानसून का जो वेव्स हैं उनको वॉच कर रहे हैं वहाँ के कोस्टल एरिया के अंदर में। केरल के वहाँ पे अमोनिया का जो लीक है उसको बताया गया है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं,
तो हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई डिजास्टर या कोई कंडीशन ऐसा डेवलप होता है तो वर्कर्स का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने का ज़रूरत है। वर्कर्स का जो सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। लेबर कोड्स के अंदर में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का एक कोड है वो आया था जिसमें सेफ्टी के लॉज को कोडिफाई किया गया था वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा भी समय समय पे हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो एस्टिमेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 2025-26 में जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.7 यहाँ पे रहा है। गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है वो आया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उनके द्वारा ये किया जाता है। रिसेंटली आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट को भी लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेज किए हैं। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके उसके लिए भी कुछ चेंजेज किए गए हैं। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।